दोस्तों 2013 में एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत होती है जिसने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2013 से पहले ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरीके से नॉन सिस्टमैटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड मैनर की तरह ऑपरेट होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रितेश अग्रवाल ने 2013 में ओयो रूम्स की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में ओयो रूम्स को ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिला कि सिर्फ एक साल के अंदर ओयो रूम्स का रेवेन्यू 4x की रेट से ग्रो कर रहा था और अपने शुरुआत के 7 साल के अंदर 2019 में ओयो रूम्स की वैल्यूएशन लगभग $10 बिलियन के करीब पहुंच गई। आज के टाइम पे ओयो रूम्स की वैल्यूएशन ओबरॉय होटल और ताज होटल के कंबाइंड वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। ओयो रूम्स के अंदर लगभग 17,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिसमें से 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं। ओयो रूम्स को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कहा जाता है और रितेश अग्रवाल अपने स्टार्टअप की मदद से पूरे दुनिया के सेकंड यंगेस्ट बिलियनर भी बने हैं। ओयो रूम्स अपने बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करता है, लाइक नेपाल, जापान, यूके, कनाडा और बहुत सारे कंट्रीज में। ओयो रूम्स लगभग 800 से प्लस सिटीज में प्रेजेंट है और ओयो रूम्स के चेन के अंदर लगभग 40,000 से ज्यादा होटल्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन 2021 में सडनली ओयो रूम्स के रिगार्डिंग इतनी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी, इतनी ज्यादा बैड न्यूज निकलने लगी कि ओयो रूम्स का नाम पूरी तरीके से मार्केट में खराब हो गया। उसमें से एक न्यूज ऐसी निकल के आती है कि एक कपल जो कि अपने हनीमून पीरियड के दौरान ओयो रूम्स में स्टे कर रहा था, उसी दौरान उसी होटल का कोई एग्जीक्यूटिव ने हिडन कैमरा की मदद से उनको पूरा फिल्म कर लिया और बाद में उसी वीडियो की धमकी के लिए ब्लैकमेल करते हुए उनसे एक्सटॉर्शंस के पैसे मांग रहा था। इसको जब उन्होंने मना किया तो उनको फिर उनकी जान ले लेने की धमकी भी आई। इस सिनेरियो की वजह से ओयो रूम का पूरा जो इमेज था वो बर्बाद हो गया और लोगों को लगने लगा कि अब ओयो रूम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यही सब के दौरान रितेश अग्रवाल के ऊपर बहुत सारे होटल ओनर्स ने केस भी फाइल किया, ये कहते हुए कि रितेश अग्रवाल ने बहुत महीनों से उन्हें पेमेंट नहीं किया है। और यही सब केओस के दौरान सॉफ्ट बैंक, जो कि ओयो रूम्स के मैक्सिमम शेयर होल्डर और सबसे बड़े इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने ओयो रूम्स की वैल्यूएशन को $10 बिलियन से सीधे कट करके $2.5 बिलियन पे लाके पटक दिया। और जैसे ही ये चीज हुई तो पूरे मार्केट में खलबली सी मच गई और रितेश अग्रवाल एकदम टेंशन में आ गए कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन जो कि $10 बिलियन थी, अब वो सीधे गिर के $2.5 बिलियन तक पहुंच गई है। अब रितेश अग्रवाल को पैसे की जरूरत तो थी क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी चलानी है, लेकिन इस बार किसी वीसी से पैसा उठाने की बजाय उन्होंने सोचा कि मैं अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके जनता से पैसे उठाऊंगा। जब उन्होंने अपने ओयो रूम्स के DRHP फाइल रिपोर्ट सबमिट किए तो सेबी ने उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ओयो रूम्स अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए आप उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कर सकते, पहले आपको कंपनी को प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा। 8 महीने के अंदर रितेश अग्रवाल ने अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल कर लिया और फिर से DRHP रिपोर्ट फाइल की। लेकिन उस दौरान FHRAI, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सामने आके बोला कि ओयो रूम्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की परमिशन आप नहीं दे सकते, क्योंकि ओयो रूम्स के खिलाफ अभी बहुत सारे लीगल केसेस पेंडिंग है और चल रहे हैं, इसलिए ओयो रूम्स को परमिशन नहीं देनी चाहिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए। इनकी बात को सेबी ने मान लिया और सेबी ने ओयो रूम्स को परमिशन ग्रांट नहीं की और अपने IPO लाने के लिए मना कर दिया। अब जरा समझते हैं कि ओयो रूम्स के साथ इतनी सारी गड़बड़ हो क्यों रही है, क्या ऐसा ओयो रूम्स ने किया है जिसकी वजह से ओयो रूम को इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। क्योंकि ओयो रूम्स का नाम हमेशा से इतना खराब नहीं था, बल्कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में आता था। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ 2021 में कि ओयो रूम्स की पूरी इमेज ही बिगड़ गई। तो इसको जानने के लिए आपको पहले ओयो रूम्स की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 2012 में रितेश अग्रवाल ने अपने लाइफ का सबसे पहला स्टार्टअप अराइवल स्टे स्टार्ट किया और उसको 1 साल के अंदर पिवेट करके चेंज करके ओयो रूम्स कर दिया। इसी 2012 के जर्नी के दौरान रितेश अग्रवाल को पीटर थिल फेलोशिप भी मिली, जिसके अंदर उन्हें $100,000 एज अ फंडिंग भी मिली बाय पीटर थिल। अब ये पीटर थिल फेलोशिप और ये पीटर थिल है कौन? पीटर थिल बेसिकली USA बेस्ड एक बैंकिंग कंपनी है, पेटीएम जैसी एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है पेपल, उसके फाउंडर हैं और वो हर साल पूरे वर्ल्ड में से किसी भी एक फाउंडर के ऊपर पैसा लगाते हैं और उस पैसे के बदले वो उस कंपनी में कोई भी स्टेक नहीं लेते। ये एज अ गिफ्ट होता है, ये एज अ सपोर्ट होता है, राइट। रितेश अग्रवाल सबसे पहले ऐसे एशियन बने जिन्हें पीटर थिल फेलोशिप मिली थी। इसी पैसे की मदद से रितेश अग्रवाल ने अपने ओयो रूम्स को बढ़ाना चालू किया, ऑपरेट करना चालू किया। धीरे धीरे करके ओयो रूम्स की ग्रोथ बढ़ गई और ओयो रूम्स बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ओयो रूम्स की शुरुआत बेसिकली 3 नीड्स को देखकर हुई थी। सबसे पहला नीड था
कि बहुत सारे ऐसे लोग जो होटल्स को बुक करते थे उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। या तो उस होटल के टॉयलेट्स खराब होते थे, या तो सर्विस अच्छी नहीं थी, या तो ब्लैंकेट्स अच्छे नहीं थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो रूम्स ने सबसे पहला अपना स्टेप लिया। जो इनका सेकंड सबसे बड़ा मोटिव था वो था कपल्स के लिए, क्योंकि बहुत बार जब कपल बुकिंग करके किसी होटल में चेक इन करने जाते थे तो बहुत सारे होटल ओनर्स उनको मना कर देते थे, उनकी बुकिंग कैंसिल कर देते थे, क्योंकि वो होटल ओनर्स कपल्स को अपने होटल्स में अलाउ नहीं करते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स की शुरुआत की। और थर्ड सबसे बड़ा जो नीड उन्होंने देखा मार्केट के अंदर वो था कि ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है। ये तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, गुड एक्सपीरियंस, कपल्स की प्रॉब्लम और नो रिकॉग्निशन, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रितेश अग्रवाल ने अपनी कंपनी ओयो रूम्स बनाई। अब जरा समझते हैं कि ओयो रूम्स का सबसे पहला स्टार्टिंग बिजनेस मॉडल क्या था। सबसे पहले वो लीज बेस्ड बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करते थे। अब ये लीज बेस्ड बिजनेस मॉडल क्या है, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले रितेश अग्रवाल एक ऐसे होटल को पकड़ते थे जिसके अंदर उन्हें कैपेसिटी दिखती है, पोटेंशियल दिखता है। फिर उस होटल को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसे चेंजेस करते थे, उस होटल को रेनोवेट करते थे और अपना खुद का पैसा लगा के, ओयो रूम्स का पैसा लगाकर उस होटल को पूरी तरीके से रेनोवेट करते थे। फिर होटल ओनर से वो सारे के सारे रूम्स को लीज पर ले लेते थे और फिर उन होटल्स को हायर रेट्स पर अपने ऐप पर लिस्ट करते थे और पैसा जनरेट करते थे। ये मॉडल बहुत टाइम तक ओयो के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और ओयो ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन जब ओयो धीरे धीरे करके एक्सपांड करने लगी तो हर स्टेट में ये मुमकिन नहीं था कि जितने भी होटल्स के रूम्स उन्होंने लीज पे लिए हैं वो सारे के सारे हमेशा फुल रहे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो लूपहोल था वो था कि लो ऑक्यूपेंसी। हर बार जरूरी नहीं था कि हर होटल्स पूरी तरीके से फुल रहे, जिसकी वजह से एट लास्ट लॉस जो होता था वो ओयो को ही झेलना पड़ता था। तो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करते हुए फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। अब इसमें क्या होता था कि जिस भी होटल के साथ ओयो रूम्स को टाई अप करना है, पहले ओयो रूम्स उसको पूरा एनालाइज करती थी, फिर होटल ओनर को बताती कि आपको इस होटल के अंदर क्या क्या चेंज करना है। पहले के बिजनेस मॉडल में ओयो रूम्स खुद उसको रेनोवेट करती थी अपने पैसे से, लेकिन नए बिजनेस मॉडल में ओयो रूम्स ओनर्स को बोलती है कि आप अपने खुद का पैसा लगा के अपने होटल को रेनोवेट करो। होटल ओनर्स अपने खुद का पैसा लगा के पूरे रूम को रेनोवेट करते हैं, पूरे होटल को रेनोवेट करते हैं। उसके बाद इस बार वो होटल को लीज में नहीं लेते किसी भी रूम को, बल्कि हर रूम के बुकिंग के ऊपर 20 to 30% ऑफ कमीशन चार्ज करते थे। प्लस अपने होटल को उनके ऐप पे लिस्ट करवाने के लिए भी उन्हें फीस देनी पड़ती थी। तो 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गया। सबसे पहला रूम्स के ऊपर कमीशन, सेकंड कि जब वो अपने आप को लिस्ट करेंगे अपने ओयो के ऐप पर तब उन्हें पैसा मिलेगा ओयो रूम्स को। थर्ड, जो भी खर्चा लगता था होटल को रेनोवेट करने में, ये खुद खर्चा कौन उठा रहा था, ये खुद के ओनर्स उठा रहे थे। इस नए बिजनेस मॉडल की वजह से ओयो रूम्स के साथ बहुत ज्यादा होटल ओनर्स कोलैब नहीं कर रहे थे। तो ओयो रूम्स ने क्या बोला कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा होटल ओनर्स हमारे साथ जुड़े। तो उन्होंने मिनिमम बेस्ड गारंटी निकाली। अब ये मिनिमम बेस्ड गारंटी क्या होता है, उन्होंने बोला ओयो रूम्स को कि आप टेंशन मत लो, आपको बुकिंग मिलेगी। एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक होटल है और आपका जो होटल है वो आप मेरे साथ लिस्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैंने आपको मिनिमम बेस्ड गारंटी दी है। अब ये मिनिमम बेस्ड गारंटी क्या होती है, मैंने आपको बोला कि देखो आपको हर महीने 2 लाख रुपए की बुकिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर 2 लाख रुपए की बुकिंग नहीं मिलेगी तो भी ओयो रूम्स आपको पैसा 2 लाख के हिसाब से ही भर के देगा। अगर ज्यादा बुकिंग होती है तो ज्यादा के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से तो पैसा मिलेगा ही। ये था मिनिमम बेस्ड गारंटी। आगे जाके यही मिनिमम बेस्ड गारंटी जो थी बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी ओयो रूम्स के लिए, क्योंकि ओयो रूम्स बहुत ज्यादा सफर करता है अपने इस बिजनेस मॉडल की वजह से। अब जरा समझते हैं कि ओयो रूम्स के पास चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे थे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो ओयो रूम फेस कर रही थी वो थी कंप्लेंट ऑफ अनपेड ड्यूज। अब इसमें क्या था, इसमें होटल ओनर्स कंप्लेंट कर रहे थे कि ओयो रूम्स हमें बोलती है कि पर्टिकुलर प्राइस पर वो उनके रूम्स को उनके ऐप पर लिस्ट करेगी, लेकिन हायर प्राइस पे लिस्ट करती है और हमें पेमेंट उनके बोले हुए रेट पर ही देती है। मतलब कि ओयो रूम्स आपको बोलती है कि आपके रूम्स को 1000 रुपए में लिस्ट करेगी, लेकिन लिस्ट करती है 1500 रुपए में, और आपको पेमेंट जो होता है वो 1000 रुपए के हिसाब से ही होता है। जिसके वजह से बहुत सारे जो होटल ओनर्स थे उन्होंने कंप्लेन करना चालू कर दिया और उन्होंने रितेश अग्रवाल से पूछा कि हमें पूरा का पूरा 1500 के हिसाब से पेमेंट करो, लेकिन ओयो रूम से पूरी तरीके से मना कर दिया। इसी के खिलाफ सारे के सारे होटल ओनर्स ने जाके उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिया, केसेस फाइल कर दिया ओयो रूम्स के खिलाफ। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरा सर्वे किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे होटल ओनर से बात किया है, ओयो रूम के एक्स एम्प्लॉयज से बात किया है और ये डिक्लेयर किया है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही हैं। ओयो बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल मेथड से अपने रूम्स के चार्जेस को बढ़ा रहा है और पैसा अर्न कर रहा है। इसी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए आदित्य घोष ने ये बोला है, जो कि ओयो रूम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंडिया के। उन्होंने कहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं पूरी तरीके से हमारे नाम को बदनाम करने के लिए हो रही हैं और लोग हमारा फायदा उठाना चाहते हैं।
हैं। जो सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज जो ओयो रूम फेस कर रही है वो है प्रोटेस्ट बाय स्मॉल होटल ओनर्स। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे स्मॉल होटल ओनर्स है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल पुणे, चंडीगढ़, इलाहाबाद, अहमदाबाद, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ओयो रूम्स हिडन चार्जेस के नाम पर हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लूट रही है। वो लोग बहुत ज़्यादा हमसे पेमेंट ले रहे हैं और ये हिडन चार्जेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी नहीं होते जब ओयो रूम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिडन चार्जेस की वजह से एट द एंड ऑफ द मंथ होटल ओनर्स को अपने जेब से पैसा देना पड़ता है ओयो रूम्स को, जिसकी वजह से सारे के सारे जो स्मॉल होटल ओनर्स हैं वो सारे प्रोटेस्ट पे चले गए। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो ओयो रूम्स ने फेस किया था वो था कोविड-19। पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड के हर एक बिजनेस सेक्टर में इफेक्ट पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा घाटा जो हुआ है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हुआ है। बल्कि कोविड खत्म होने के बाद भी, लॉकडाउन ओवर होने के बाद भी बहुत समय तक लोगों ने होटल्स में बुकिंग नहीं की, चेक इन नहीं किया, क्योंकि लोगों को अभी भी डर था कि कहीं फिर से उनको कोविड के वजह से फेस ना करना पड़े और भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े, उन्हें कहीं पैंडेमिक में कोरोना ना हो जाए, और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से ओयो रूम्स को कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। 70% तक ओयो रूम्स का रेवेन्यू क्रैश कर गया था। अब जरा समझते हैं कि ये चैलेंजेस के पीछे रीजन क्या है जिसकी वजह से ओयो रूम को सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कोविड तो समझ में आता है कि इसमें तो कुछ भी हैंडल नहीं किया जा सकता था, कोई भी गलती ओयो रूम्स की नहीं थी, लेकिन बाकी के दो प्रॉब्लम्स के पीछे तो ओयो रूम्स की गलती थी ना। अब ये गलती क्या थी, रीजन क्या थी, क्या एक्टिविटीज थी जिसको करने की वजह से ओयो रूम्स को इतना ज्यादा कहते हैं ना चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जो सबसे पहला रीजन आता है वो है अनएथिकल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि ओयो रूम्स को हमेशा से नंबर 1 होटल चेन बनना था, जिसके वजह से ओयो रूम्स क्या करता है कि जो होटल ओनर्स ने अपने आप को ओयो रूम से डिटैच कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, उनके रूम्स को भी ओयो रूम्स अपने ऐप पर लिस्ट करके रखता है। और जब कोई भी कस्टमर होता है वो जब उस होटल को जाके चेक इन करने जाता है बुक करके ओयो रूम्स में, तो होटल ओनर्स तो पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि हम तो ओयो रूम से जुड़े हुए ही नहीं है, जिसकी वजह से एट लास्ट कस्टमर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ओयो रूम्स उन होटल ओनर्स के अपने ऐप पर डीलिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ओयो रूम्स ऐसा करेगा तो उसके नंबर ऑफ जो कोलैबोरेशन है होटल के साथ वो कम होते हुए दिखेंगे, जिसके वजह से ओयो रूम्स जो अपना फर्स्ट पोजीशन है कि नंबर 1 होटल चेन, उस पोजीशन को खो देगा। इसको ना खोने की वजह से ओयो रूम्स कभी भी अपने जो रूम्स जो होटल ओनर्स होते हैं जो अपने ओयो रूम से सेपरेट हो चुके हैं उनको कभी हटाता ही नहीं अपने ऐप से। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरा सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और बहुत सारे एक्स इंप्लॉइज से, होटल ओनर से बात किया और एट लास्ट ये कंक्लूजन पे पहुंचा, पूरा आर्टिकल निकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ओयो रूम्स अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है और अपने आप को ग्रोथ लेवल पे दिखा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में यह भी बताया कि ओयो रूम्स बहुत बार जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे उनको फ्री में रूम्स दे देती थी रहने के लिए, ताकि वो ओयो रूम्स के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। सेकंड सबसे बड़ा रीजन आता है कि बैड कस्टमर रिव्यू एंड बैड मीडिया कवरेज। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक कपल के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उनको शूट कर लिया गया था जब वो लोग रूम में अकेले थे। इसके दौरान पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि ओयो रूम पूरी तरीके से सेफ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा ओयो रूम से उठने लगा और धीरे धीरे करके ओयो रूम्स ने भी अपनी क्वालिटी को खो दिया, क्योंकि अब उनके रूम्स फिर से हमेशा की तरह अनटाइडी, अनहाइजीनिक और पूरी तरीके से गंदे दिखने लगे। जो कस्टमर का रिव्यू था वो ओयो रूम्स के रिगार्डिंग गिरना चालू हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो आता है जिसके पीछे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसी रीजन की वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, वो है टू सून टू अर्ली। अब इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट बैंक है, जो कि ओयो रूम का मैक्सिमम शेयर होल्डर है, जो इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, तो ये हमेशा से रहा है कि सॉफ्ट बैंक जिस भी स्टार्टअप में अपना पैसा डालता है, जिस भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, उस स्टार्टअप के ओनर्स को इतना ज्यादा पैसा देता है और कैश बर्न करने के लिए बोलता है और बोलता है कि उस स्टार्टअप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सपांड करो। और इसी अर्ली एक्सपांशन की वजह से, इतना कहते हैं ना कि अर्ली स्केल अप की वजह से, इतना फास्ट स्केल की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे कैटेगरीज में भी स्टार्टअप को एंट्री करनी पड़ती है जहां पे उन्हें एंट्री नहीं करनी चाहिए। 2021 में जब ओयो रूम्स को बोला गया कि उनको जापान में भी एक्सपांड करना है, तो मासायोशी सन जो कि सॉफ्ट बैंक के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि आपको 1 मिलियन रूम्स को 1 साल के अंदर एक्वायर करना है, कहते हैं ना टाई अप करना है, जो कि ऑब्वियसली ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, जिसके वजह से ओयो रूम्स ने अपनी क्वालिटी और अपना जो एक यूएसपी था कि वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते थे, अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते थे, वो पूरी तरीके से खो दिया, क्योंकि इतना अर्ली एक्सपांशन, इतना रैपिड एक्सपांशन की वजह से। उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा कोलैप्स भी आया कि वीवर्क, जिसके अंदर सॉफ्ट बैंक ने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा डाला था, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। और उबर, जिसके अंदर भी सॉफ्ट बैंक ने बहुत ज्यादा पैसा डाला है, उसकी भी बैंकरप्सी की न्यूज निकलने लगी, जिसके वजह से मासायोशी
एसोसिएशन बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए ओयो को लेके और उनकी वैल्यूएशन सीधा $10 बिलियन से $2.5 बिलियन पे लाके पटक दी। और ये सब की वजह से सारा का सारा घाटा किसको झेलना पड़ा? ओयो रूम्स के फाउंडर और ओयो रूम्स की टीम को। यहां तक इतना गंदा एक्सपीरियंस हो गया है ओयो रूम्स को लेकर कि एक इंसान ने ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम उन्होंने ओयो लाइफ विक्टिम एंड एसोसिएशन दिया है, जिसके अंदर आप आके ट्वीट कर सकते हो कि आपके साथ क्या क्या बैड एक्सपीरियंस हुए हैं ओयो में। आप सोच सकते हो कि ये हद तक ओयो रूम्स का नाम अब खराब हो चुका है, क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटी का जो यूएसपी था कि वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब जरा बात करते हैं कि इसमें मेरा क्या टेक है और मुझे क्या लगता है ओयो रूम्स के रिगार्डिंग। ओयो रूम्स कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है, इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है और एक $multi-billion कंपनी है, राइट। अगर ओयो रूम्स किसी भी रीजन से कोलैप्स होता है तो पूरा स्टार्टअप सेक्टर हिल जाएगा, क्योंकि यही एक स्टार्टअप था जिसको रोल मॉडल मानकर बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स इमर्ज हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि ओयो रूम्स कहीं भी जाने वाला है, ओयो रूम्स काफी लंबे समय तक रहेगा। ओयो रूम्स का जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया में बहुत अच्छे से काम किया है, बस ओयो रूम को फिगर आउट करने की जरूरत है कि बाहर अगर वो एक्सपांड करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो कौन सा नया बिजनेस मॉडल इन्वेंट कर सकते हैं जिसके वजह से उनका ओयो रूम जो है वो बाहर भी इंडिया के जैसे चल पड़े। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सॉफ्ट बैंक के साथ दूर रहो भाई, और जितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लेकिन आप टू अर्ली टू सून वाला गेम मत खेलो, अपने आप को हाइपर लेवल पे एक्सपांड मत करो, स्लो एंड स्टडी मैनर से आप ऑपरेट करो ताकि आपकी कंपनी और आप दोनों सस्टेन कर सको। तो यही था मेरा टेक। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की क्या सोचे ओयो रूम्स के रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिफ्यूज टू लूज।